राधे 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 राधे। तो चलो करते हैं शुरू। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा कोई सदिश फलन हो, अगर हमारा कोई सदिश फलन हो, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन एंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फंक्शन। आ जाओ। राधे 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 राधे। कर दें शुरू? ठीक है, चलिए आ जाइए। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ठीक है, चलो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर कोई सदिश फलन हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई सदिश फलन है, वेक्टर फंक्शन है, यानी सदिश फलन। सदिश फलन है यानी सदिश होगा, और सदिश है तो उसमें परिमाण होगा, दिशा होगी, है ना। अगर सदिश फलन है हमारे पास यानी वो सदिश है, सदिश है यानी उसके पास दिशा होगी और परिमाण होगा, दिशा होगी या परिमाण होगा, मतलब मात्रा होगी और एक उसकी दिशा होगी। क्या इस दिशा में इतनी मात्रा का काम हो रहा है, ये दिशा है, इतनी मात्रा है, ये दिशा है, ये मात्रा है। क्योंकि सदिश के पास दो चीजें होती है, एक दिशा होती है, एक मात्रा होती है, कि भाई इसकी ये दिशा है और ये इसकी मात्रा है, इस दिशा में इतनी मात्रा है ना। सदिश फलन है, अदिश तो है नहीं। अदिश होता तो खाली मात्रा होती, सदिश है तो दिशा भी होगी, मात्रा भी होगी। अब ये जो दिशा और मात्रा है, मतलब दिशा और परिमाण है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, ये तीन, टोटल चार तरीके बनते हैं, जिनमें से ये तीन मेन तरीके हैं। कि भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो परिमाण है वो वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब चर हो, बदल रहा हो, परिमाण बदल रहा हो पर दिशा नहीं बदल रही, दिशा कांस्टेंट हो, दिशा अचर हो, परिमाण बदल रहा हो, दिशा अचर हो, जो दिशा है वो फिक्स है लेकिन परिमाण, जो मात्रा जो है वो चेंज हो रही हो। तो पहला केस ये हो सकता है, अचर दिशा, दिशा अचर, अचर दिशा, और परिमाण चर है। अचर दिशा, दिशा अचर है, दिशा नहीं बदल रही है, दिशा नहीं बदल रही है, दिशा फिक्स है, दिशा वही है, सिर्फ परिमाण बदल रहा है। जैसे कार को देखिए, अगर एक सीधी रोड है, एकदम सीधी रोड पे एक कार अपनी स्पीड को बढ़ा रही है तो उसका वेग बढ़े जा रहा है, मतलब उसका परिमाण बढ़े जा रहा है, लेकिन दिशा नहीं बदल रही, क्योंकि सड़क तो वही है, उसी सड़क पे वो चल रही है, उसी सड़क पे वो चल रही है, तो सेम सड़क है ना, सेम सड़क है, एकदम सीधी सड़क है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह एकदम सीधी सड़क है, उसके ऊपर एक कार चल रही है जिसका वेग चेंज हो रहा है, जो अपनी स्पीड को बढ़ाया जा रही है, क्योंकि सड़क खाली है तो वो अपने वेग को बढ़ा रही है, तो उसकी मात्रा बढ़ रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिशा तो एक है, दिशा चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मात्रा जो है वो चेंज हो रही है। तो अचर दिशा, दिशा अचर है, दिशा चेंज नहीं हो रही लेकिन परिमाण चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरी संभावना, सेकंड ये हो सकता है कि परिमाण अचर हो, दिशा बदल रही हो, परिमाण अचर हो, परिमाण अचर, दिशा चर, मात्रा नहीं बदल रही लेकिन दिशा बदल रही है, मात्रा नहीं बदल रही परंतु दिशा बदल रही है, मात्रा वही है परंतु दिशा बदल रही है। इसका एग्जांपल, मान लो कोई सर्कल पे घूम रहा है, सर्कल पे कोई, मान लीजिए धागा बांध के आपने पत्थर लेके घुमाया, तो अब आप देखिए उस पत्थर की दिशा लगातार चेंज हो रही है, लेकिन मात्रा, मात्रा चेंज नहीं हो रही, क्योंकि उसी वेग से आप 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या जो भी स्पीड आपको दे रहे हो, उसी स्पीड से आप उसको घुमाए जा रहे हो, तो स्पीड तो उसकी फिक्स है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, दिशा लगातार बदल रही है। तो दूसरी संभावना ये हो सकती है कि परिमाण अचर रहे, दिशा चर रहे, परिमाण अचर रहे, दिशा चर रहे, मात्रा बराबर है, जो मात्रा है वो फिक्स है लेकिन दिशा हर बार बदल रही है, जैसे एक सर्कल में होता है, जैसे एक सर्कल में होता है।
अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो उसके साथ यही होगा, है ना। ये देखो, पहले इसकी दिशा ये होगी, अगर ये यहाँ आ गया तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, जब वो यहाँ आ जाएगा तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, यानी हर बिंदु पे उसकी दिशा लगातार बदल रही है। तो इस सर्कल में घूमने के लिए दिशा तो बदलनी पड़ेगी, तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन मात्रा नहीं बदल रही। मान लो स्पीड फिक्स कर रखी है 20 की स्पीड से वो घूम रहा है। जैसे मौत का कुआं समझ लीजिए, मौत के कुएं में होता है ना, वो एक बाइक घुमाता है, तो वो एक स्पीड से बाइक को घुमाता रहता है, तो स्पीड तो फिक्स है लेकिन दिशा उसके लगातार बदल रही है। तो परिमाण अचर है, दिशा चर है। परिमाण मात्रा फिक्स है, वो नहीं बदल रही है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। तो एक हो सकता है दिशा चर हो, परिमाण चर हो, एक हो सकता है परिमाण अचर हो, दिशा चर हो, तीसरा हो सकता है परिमाण भी अचर, दिशा भी अचर। परिमाण अचर, दिशा अचर। दोनों फिक्स, दोनों ही ना बदल रहे हो। मान लो वही खाली सड़क है, वो खाली सड़क पे उसने 60 की स्पीड पकड़ ली और 60 की स्पीड से ही चले जा रहे हैं, ना स्पीड बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, बस आराम से गाड़ी की स्पीड 60 पे फिक्स कर दी और एंजॉय करता हुआ जा रहा है, ना गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है। सीधी सड़क है, दिशा तो बदलनी है ही नहीं, दिशा वही रहनी है। सीधी सड़क के ऊपर 60 की स्पीड पकड़ के बैठा है, ये हो गया दिशा भी अचर है, परिमाण भी अचर है, दोनों अचर हो गए। तो ये तीन हो गए। अच्छा, एक चौथी संभावना और बन सकती है कि दोनों ही चर हो, तो वो संभावना करने की जरूरत नहीं है। जैसे त्रिभुज का तीसरा कोण निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको त्रिभुज के दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप पता हो जाएगा। दो कोण अगर आपको त्रिभुज के पता है तो तीसरा कोण अपने आप ही पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर दो कोण पता है तो उन दोनों को जोड़ के तीसरे में से घटा दो, तीसरा पता चल जाएगा। सेम वही बात, ये तीन चीजें में से कोई चीज पता कर लो। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, मान लो किसी भी गति के अंदर, किसी भी सदिश फलन के अंदर अगर ये तीन चीजें नहीं है तो चौथी चीज अपने आप हो जाएगी। चौथी चीज क्या है? दोनों ही चर है, दिशा भी बदल रही है, परिमाण भी बदल रहा है। केस नंबर 4, ठीक है। ये आपकी पहली स्थिति होगी। स्थिति नंबर 1, जब आपका अचर दिशा हो, परिमाण चर हो, दिशा फिक्स हो, परिमाण बदल रहा हो। स्थिति नंबर 2, जब आपका परिमाण अचर हो, परिमाण नहीं बदल रहा हो परंतु दिशा बदल रही हो। नंबर 3, ना आपका परिमाण बदल रहा है ना आपकी दिशा बदल रही है। और नंबर 4, जब दोनों बदल रहे हो। तो 4 के लिए कोई जरूरत नहीं है, 4 के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ये 3 चेक करना है, बस ये 3 चेक करो, चौथा अपने आप चेक हो जाएगा। दोनों ही वेरिएबल है, दिशा भी वेरी कर रही है, परिमाण भी वेरी कर रहा है। फिर से समझाओ, चौथों को, ये जो चौथी स्थिति है इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो 3 चेक करो, जब तीनों नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है चौथा होगा, जब तीनों नहीं होंगे तो अपने आप ही चौथा आ जाएगा। तो चौथे की टेंशन करने की जरूरत नहीं कि चौथा कब होगा। तो एक सदिश फलन इन 4 में से कोई ना कोई स्थिति में जरूर होगा। हर सदिश फलन में क्या क्या हो सकता है, आप संभावनाओं को एक बार इनको हटा के सोचते हैं। भाई दिशा और परिमाण 2 है, क्या हो सकता है? दिशा अचर, परिमाण चर, या दिशा चर, परिमाण अचर, या फिर दोनों अचर दोनों चर। बस ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन 4 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एक सदिश फलन में 2 ही तो चीजें होती है, दिशा और परिमाण। अब दिशा और परिमाण 2 चीजें हो सकती है, तो हो सकता है दिशा चर हो, परिमाण अचर हो, दिशा अचर हो, परिमाण चर हो, दिशा और परिमाण दोनों अचर हो, दिशा और परिमाण दोनों चर हो। तो ये 4 चीजें आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चर अचर चर अचर, तो ये हमने 4 स्थितियां बना दी। अब क्वेश्चन ये हो गया कि 4 स्थितियां, पता कैसे चले कि हमारा सदिश फलन फिलहाल कौन सी स्थिति में, इन 4 में से कौन सी स्थिति में हमारा सदिश फलन अभी अवेलेबल है, विद्यमान है, पता कैसे चले? तो उनके लिए कंडीशन है। आ जाओ, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहला, अगर परिमाण अचर है, परिमाण चर है, दिशा अचर है, तो उसकी शर्त होती है अगर किसी सदिश फलन को उसके अवकलन से क्रॉस गुणा किया जाए, किसी सदिश फलन को उसके अवकलन से क्रॉस गुणा किया जाए और वो जीरो सदिश आ रहा है, अगर वो जीरो सदिश आ रहा है, इसका मतलब है
कि उस सदिश फलन की जो मात्रा है वो चर है, परिमाण दिशा जो है वो अचर है। ये शर्त काम करेगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण अचर हो, दिशा चर हो, तो उसकी शर्त होती है सदिश फलन की डॉट गुणा करके देखो, उसके अवकलन के साथ डॉट गुणा करो। अगर अवकलन के साथ डॉट गुणा 0 आती है, अगर डॉट गुणा 0 आती है, फलन के अवकलन के साथ डॉट गुणा 0 आती है, इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और वेरिएबल डायरेक्शन, परिमाण अचर, दिशा चर, ये कंडीशन होगी। अच्छा, तीसरा, अगर पूरा अवकलन ही 0 आता है तो कंडीशन नंबर 3, अगर फलन का अवकलन ही 0 आ जाता है, किसी से डॉट गुणा करने की जरूरत नहीं है, ना क्रॉस गुणा करने की जरूरत है, अवकलन ही 0 है, तो फिर उसका परिमाण भी अचर है और उसकी दिशा भी अचर है, दोनों अचर है। तो ये 3 कंडीशंस है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा सदिश फलन अभी कौन सी स्थिति में है, कि उसका अचर दिशा है, परिमाण चर है, या परिमाण अचर है, दिशा चर है, या फिर दोनों अचर है, या फिर दोनों चर है। तो अगर ये तीनों कंडीशन काम नहीं करती है तो समझ जाओ चौथी है। ये 3 काम नहीं करती है तो समझ जाओ कि चौथी है। चर परिमाण, चर दिशा, मतलब दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दिशा भी चेंज हो रही है और परिमाण भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये 4 कंडीशन है। तो ये ज्यादातर ये थ्योरी का क्वेश्चन है, पर में है ये सारी, ये तीनों ही पर में है कि भाई कोई सदिश फलन का अचर दिशा और परिमाण अचर होने की क्या शर्त होती है, वो ये होती है। ऐसे ही इसकी क्या शर्त होती है, ये होती है। इसकी क्या शर्त होती है, ये होती है। और फिर ये तीनों अगर काम नहीं करते हैं तो फिर अपने आप ही आपका चर परिमाण और चर दिशा हो जाएगी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ये याद, बस कंडीशन याद रखनी है आपको, ये जो कंडीशन है ना, इनको याद रख लो। क्वेश्चन पूछेगा तो वो परिस्थिति पूछेगा, क्वेश्चन जब भी पूछेगा इनके परिस्थिति पे क्वेश्चन आएगा कि कोई सदिश फलन है, उसका परिमाण अचर है, दिशा चर है, तो शर्त क्या होगी, या उसका परिमाण भी अचर है, दिशा भी अचर है, तो क्या शर्त होगी, आवश्यक शर्त क्या होगी। तो ये शर्तों के तौर पे एज ए क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन याद करें। क्रॉस गुणा, अगर किसी फलन का उसके अवकलन के साथ क्रॉस गुणा 0 है तो इसका मतलब उसकी दिशा अचर है, परिमाण चर है। अगर डॉट गुणा 0 है तो इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेरिएबल डायरेक्शन। और अगर अवकलन ही 0 है तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, और तीनों ही बातें लागू नहीं होती है तो फिर चौथी बात, चर परिमाण चर दिशा, दोनों ही वेरिएबल, वेरिएबल डायरेक्शन, वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा जिसका नाम है हमारा अवकल संकारक। अवकल संकारक, हाँ एक टाइम एक ही संभव है, चारों संभव, एक साथ चारों कैसे हो सकते हैं, एक साथ चारों कैसे हो सकते हैं, चार में से कोई एक कंडीशन होगी, चारों में से कोई एक कंडीशन होगी। ठीक है, चलो आते हैं अगले के ऊपर जिसका नाम है अवकल संकारक। अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये क्या चीज है। अब हम अवकलन करने के कई नए तरीके भी बनाएंगे। अवकलन करने के, जैसे अभी तो अवकलन जो हम कर रहे थे वो तो सीधा हो रहा था, अब हम कुछ अवकलन करने के कुछ नए तरीके बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो सब अभी थ्योरी में पढ़ेंगे कि हम क्यों बनाने वाले हैं, उनका क्या क्या फायदा होने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और 3 प्रकार के ऑपरेटर, 3 प्रकार के संकारक हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। सबसे पहला, नंबर 1, ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में हम लोग प्रवणता कहते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट, दूसरा आपका होता है
डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, तीसरा होता है कर्ल। कुंतल। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, दूसरा डाइवर्जेंस, तीसरा कर्ल। ये तीन संकारक है। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें ही अब पूरा का पूरा जो अगला टॉपिक है ये इन्हीं तीन चीजों से मिलके बनेगा। प्रवणता, ग्रेडियंट, अपसरण, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके क्या फायदे हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ काम आते हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक में कवर होगी। फिर इनके ऊपर सर्व समीकरण भी कवर होगी। तो ये चलने वाला है। तो इससे पहले आ जाते हैं आंशिक अवकलन के ऊपर। इनको समझे, इससे पहले हमें सीखना होगा आंशिक अवकलन, जिसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अवकलन का एक और रूप आंशिक अवकलन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है? ये अवकलन का एक और रूप है। नाम से ही आ रहा है, देखो आंशिक। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। जैसे कोई गिलास है, एक तो पूरा भरा हुआ है, एक थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा खाली है, एक थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा, तो उसको कहते हैं आंशिक। आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा खाली। तो थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, एक तो पूरा भरा हुआ होता है, एक थोड़ा भरा हुआ, थोड़ा खाली, तो इस टाइप का होता है। तो उसको कहते हैं आंशिक, मतलब कुछ टुकड़ा, कोई टुकड़ा है जिसका आप अवकलन करने वाले हैं, कुछ टुकड़े का अवकलन करने। पूरा अवकलन नहीं कर रहे हैं आप पूरा अवकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अवकलन का एक टुकड़ा कर रहे हैं। ये अवकलन का टुकड़ा क्या होता है, इसे समझने के लिए अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब तक जो हमने किया था, उनमें हमारा फलन एक चर का होता था। हमारा जो सदिश फलन होता था एफ टी, वो एक ही चर पे डिपेंड करता था, सिर्फ एक चर पे, टी पे, एफ टी पर। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चर था, तो अवकलन में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो एक ही चर के साथ अवकलन करना होता था, क्या अधूरा और क्या पूरा, क्या तो अधूरा और क्या पूरा। एक ही चर है टी जिसके साथ अवकलन करना है, तो क्या अधूरा और क्या पूरा, है ना। सोचिए, अगर कोई इकलौती संतान है तो क्या बटेगा? कुछ नहीं बटेगा, सब कुछ उसी का होगा, सब कुछ उसी का होगा, बटने वाला कुछ है ही नहीं। कुछ थोड़ा छूटेगा, थोड़ा रहेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जो मिलेगा उसी के पास होगा। तो ये इकलौती संतान है, तो एक के साथ अवकलन कर रहे हो, तो यहाँ क्या छोटा, क्या छोड़े, क्या करे, एक बंदा है उसके साथ अवकलन कर दो, बात खत्म। मामला तब शुरू होता है, तब बात आती है जब दो बच्चे हों। दो बच्चे हों तो फिर शुरू होता है कि किसको कितना दोगे, अब किसको कितना दोगे, कब किसको गोदी लोगे। तो अगर हमारा फलन एक चर से हटकर दो चरों का हो, x, y, अब सवाल पैदा होगा कि अब क्या करोगे। अब आपका फलन जो है वो दो चरों का है। अब दो चरों का है ना, एक बच्चा है तो मैंने कहा ना, गोदी लेना है या कुछ भी करना है तो सारा उसी का ही है, जो करना है उसी के साथ करना है। लेकिन अगर दो बच्चे हो तो अब एक को गोदी ले रहे हो, एक को नीचे रखना पड़ेगा, या फिर दूसरे को गोदी ले रहे हो तो पहले को नीचे रखना पड़ेगा। अब मामला शुरू होगा जब दो वेरिएबल आ गए आपके फलन के अंदर, आपके फलन के अंदर दो चर आ जाए, या तीन चर आ जाए, या चार चर आ जाए, तो अब कहानी शुरू होगी कि अब आपको किसी एक को पकड़ना होगा और बाकियों को छोड़ना होगा। एक को पकड़ना होगा, बाकियों को छोड़ना होगा। यानी अब आप पूरा अवकलन नहीं कर सकते, एक साथ पूरा अवकलन नहीं किया जा सकता, तो आपको एक अवकलन करना होगा। दो जन है ना, एक करना होगा तो एक को छोड़ना होगा, एक को करना होगा तो एक को छोड़ना होगा। तो ये एक को करना और एक को छोड़ना, इसी को आंशिक अवकलन कहते हैं। तो अगर आपने तय किया कि मैं सिर्फ x के साथ करना चाहता हूं अवकलन, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, डेल f ओवर डेल x। डेल, इसको डेल कहते हैं, डेल f ओवर डेल x। अगर आप y के साथ करें तो इसको कहेंगे डेल f ओवर डेल y, जिसका मतलब हुआ डेल f ओवर डेल x का मतलब हुआ फिलहाल आप सिर्फ x के साथ अवकलन कर रहे हैं, y के साथ नहीं कर रहे। मतलब y एक बार कांस्टेंट है, y एक बार अचर है, जबकि y अचर नहीं है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, वही है, एक को गोदी लोगे तो एक को नीचे उतारना ही पड़ेगा, जो स्वाभाविक बात है। तो बस हमने डिसाइड किया कि फिलहाल मैं x के साथ अवकलन करूंगा, इस केस में फिलहाल मैं y के साथ अवकलन करूंगा। तो किसी एक के साथ अवकलन कर रहा हूं और दूसरे को रेस्ट करवा रहा हूं, क्योंकि करना पड़ेगा, दो चर आ गए। जब मैंने कहा ना पहले एक चर था तो कोई झंझट ही नहीं था, वही पूरा था अपने आप में,
उस एक के साथ करना मतलब पूरा अवकलन करना। अब दो चर हो गए, अब दोनों का एक साथ हो नहीं सकता कि एक ही बार में दोनों को कर दूं, ये संभव नहीं है। तो दोनों का एक साथ संभव नहीं है, या दो आ गए या तीन चर आ गए तो एक साथ तो सारे हो नहीं सकते। यही सदिश फलन अगर तीन चरों का होता, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, अब यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे आपको चुनना होता कि बताओ किसके साथ अवकलन करोगे, बताओ किसके साथ अवकलन करोगे। तो ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल वाई, ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड। आपने तीन अवकलन कर लिए, एक एक्स के साथ, एक आपने वाई के साथ, एक आपने जेड के साथ, एफ का एक्स के साथ, एफ का वाई के साथ, एफ का जेड के साथ, तीन अवकलन आपने कर लिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक अवकलन कर रहे हैं, बाकी दो को रेस्ट करवा रहे हैं, मतलब दो अचर मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा अवकलन नहीं कर रहे, फिलहाल हम एक्स का कर रहे हैं, सिर्फ एक्स का कर रहे हैं, सिर्फ एक्स का कर रहे हैं, सिर्फ वाई का कर रहे हैं, सिर्फ जेड का कर रहे हैं, बाकियों को जिसका भी कर रहे हैं बस उसका अवकलन कर रहे हैं, बाकियों को रेस्ट करवा रहे हैं। इस तरीके के अवकलन को आंशिक अवकलन करते हैं। ये कब शुरू होता है, जब आपका फलन एक से ज्यादा चरों का होता है। एक चरों का है तो कोई झंझट ही नहीं है, मैंने कहा ना इकलौता है तो काहे की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। किस बात की लड़ाई, दो होंगे तो लड़ाई शुरू होगी कि मुझे गोदी ले लिया मुझे नहीं लिया, या तीन होंगे तो शुरू होगी लड़ाई। एक के साथ किस बात की लड़ाई, किस बात का बंटवारा, किस बात का झंझट। लेकिन जब चरों की संख्या दो तीन चार बहुत सारे हैं तो फिर खेल शुरू होता है। ठीक है, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है, आ जाओ। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बार दो चरों वाले फलन का एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स वाई। मान लो ये हमारा फलन है, एक्स वाई आई कैप, एक्स क्यूब वाई जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर के कैप। ये हमारा फलन है एफ एक्स वाई, एक्स वाई आई कैप, एक्स वाई आई कैप, एक्स क्यूब वाई कैप जे कैप, एक्स वाई स्क्वायर के कैप। अब यहाँ पे जब आप अवकलन करेंगे आप डिसाइड करिए कि पहले किसके साथ करना चाहते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि मैं एक्स के साथ करना चाहता हूँ, तो ठीक है, डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो अब आप एक्स के साथ ही कर रहे हैं, वाई का क्या होगा, वाई कांस्टेंट होगा, वाई का क्या होगा, वाई कांस्टेंट है, वाई को बाहर निकाल दोगे, या अकेला वाई हुआ तो अवकलन जीरो कर दोगे, अकेला वाई हुआ तो अवकलन जीरो कर दोगे, अदरवाइज बाहर निकाल दोगे, जैसे अचरों के साथ करते हो ना आप लोग, बाहर निकाल देते हो। फिलहाल आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स पे ध्यान दीजिए, वाई को अवकलन से बाहर निकाल दीजिए, और खाली वाई का पद है तो फिर जीरो कर दीजिए। जैसे यहाँ पे वाई बाहर आ गया क्योंकि वाई अचर है, अवकलन सिर्फ एक्स का होगा, कितना हो गया, एक आई कैप, प्लस यहाँ पे वाई बाहर, एक्स क्यूब, एक्स का पद यही है तो इसका अवकलन हो गया तीन एक्स स्क्वायर और जे कैप, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाहर, एक्स का पद एक्स है, एक्स का अवकलन एक, ये आपका वाई आई कैप ये आंसर आ गया। ये हुआ केवल एक्स के साथ। ठीक है, ये डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया। अगर इसी का वाई के साथ करना होता तो वाई का एक आई कैप, एक्स बाहर आ गया, वाई का एक हो गया, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब आप वाई का कर रहे हैं, सिर्फ वाई पे फोकस करिए, एक्स क्यूब बाहर, एक्स क्यूब बाहर, वाई का एक, मैंने एक्स को हाथ ही नहीं लगा रहा, एक्स को बाहर छोड़ रहा हूं, अब मैं एक्स को बाहर छोड़ रहा हूं, वाई स्क्वायर का
2y k कैप, है ना। इसे कहते हैं आंशिक अवकलन। इस बार आप x के साथ x को अचर मान रहे हैं, सिर्फ y का फोकस कर रहे हैं कि भाई y पे अवकलन करना है, इसीलिए इसको आंशिक अवकलन कहा गया है। क्योंकि एक बार आप x पे, जब आप x के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ आपका ध्यान x पे जा रहा है, और जब आप y के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ आपका ध्यान y के ऊपर है। आप x को छोड़ते हुए चल रहे हो, x को छोड़ते हुए चल रहे हो। x के केस में x के साथ जा रहे हो, y के साथ y के साथ जा रहे हो। किसी एक के साथ आप जा रहे हो, दूसरे के साथ आप नहीं जा रहे, है ना। एक के साथ जा रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं जा रहे हैं, दूसरे को अचर मान रहे हैं, इसी का नाम है आंशिक अवकलन। ये अवकलन का फर्क है। अच्छा, ये परिस्थिति पैदा कब होती है? जब आपका फलन दो चरों का हो या तीन चरों का हो या उससे ज्यादा चरों का हो। एक चरों का है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले कहा एक चर है तो काहे की झंझट, किस बात की परेशानी, एक है बस कर दो उसके साथ। दो चर होंगे तो परेशानी होगी, बोलो किसके साथ करना चाहते हो, एक्स के साथ या वाई के साथ। तो वहां पे चुनाव होना हो गया कि भाई क्या लोगे, ये लोगे या ये लोगे। एक ही है तो बस वही लेना है, बात ही खत्म। तो ये चीज फर्क डालती है, ये चीज फर्क, इसी को आंशिक अवकलन कहते हैं। अब कोई फलन तीन चरों का हो सकता है, तीन चरों का होगा तो आपको तीन के साथ अवकलन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल तीन वाला ले लो, कि मान लो ये हमारा फलन है x, y, z बराबर x क्यूब y स्क्वायर z। ये आपका फलन है x क्यूब y स्क्वायर z, ठीक है। अब यहां पर आपको तीन चर है, तीन चर है तो तीन अवकलन आपको करने होंगे, एक दो तीन। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स। पहले x के साथ कर रहे हो, अब x के साथ कर रहे हो, y स्क्वायर और z, y स्क्वायर और z बाहर आ गए, सिर्फ अवकलन हुआ x क्यूब का, x क्यूब का अवकलन हो गया 3x स्क्वायर। फिर y के साथ करो, y के साथ करोगे तो x क्यूब और z बाहर आ गया, y स्क्वायर का 2y हो गया। इस बार y का किया, तीसरी बार आप सिर्फ z के साथ कर रहे हो। तो ये तीन प्रकार से अवकलन हो सकता था, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ और एक बार z के साथ। तो गौर करोगे जब z के साथ किए तो केवल z को किया, x और y को हाथ ही नहीं लगाया। दूसरी बार सिर्फ x के साथ किया, पहली बार सिर्फ x के साथ किया, दूसरी बार सिर्फ y के साथ किया, बस इसी का नाम आंशिक अवकलन है। किसी विशेष के साथ अवकलन करना, आंशिक अवकलन करना, ठीक है। ये आपका क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला। अब एक एक संकारकों पे आ जाते हैं। अब तीन संकारकों पे आते हैं, तीन संकारक। अवकल संकारक, हमारे पास दो प्रकार के फलन होते हैं, एक अदिश फलन, एक सदिश फलन। ऐसा फलन जिसके पास दिशा हो, ऐसा फलन जिसके पास दिशा ना हो, अदिश फलन और सदिश फलन। अदिश फलन यानी स्केलर फंक्शन जिसके पास कोई दिशा नहीं है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है और ये सीधा आ गया एक्स वाई जेड, कोई आई नहीं, कोई जे नहीं, कोई के नहीं, क्योंकि दिशा है ही नहीं। अदिश फलन है तो किस बात की दिशा, अदिश फलन में किस बात की दिशा, तो एक अदिश हो गया। दूसरा है हमारा सदिश फलन जिसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है, वेक्टर फंक्शन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर है तो वेक्टर जैसे घटक भी आएंगे, इसके घटक भी इसी प्रकार से आएंगे, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड के कैप। अदिश फलन सदिश फलन, एक वो जो अदिश है वो अदिश फलन कहलाता है, जो सदिश है इसमें कोई भी घटक नहीं है, अदिश फलन है, इसमें घटक है तो ये सदिश फलन है। अब एक संकारक जिसको डेल कहते हैं, डेल,
जो कि बराबर होगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। इसको बोला जाएगा डेल। डेल इसमें क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। यानी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन आई कैप, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन जे कैप, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन के कैप। अब इसे ध्यान से देखो तो ये खुद भी वेक्टर है, ये अपने आप में एक वेक्टर है। एक प्रकार से ये अवकलन करने वाला है ना, अवकलन करने वाला, इसलिए इसको अवकल संकारक भी कहते हैं, क्योंकि ये अवकलन करता है। और ये सिर्फ अवकलन ही नहीं करता, अपने आप में एक सदिश भी है, तो ये सदिश अवकल संकारक कहलाता है। सदिश अवकल संकारक। अब तक हमने किसी भी अवकलन के ऊपर सदिश नहीं देखा, ये पहला अवकलन है जो अपने आप में सदिश भी है और अवकलन भी करेगा, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ। एक्स वाई जेड तीनों के साथ अवकलन करेगा, तो इसको डेल कहा जाता है, डेल। ठीक है, डेल। आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब ये जो डेल है ये तीन तरीके से काम करेगा, ये इनके साथ तीन तरीके से काम करेगा। अदिश फलन के साथ एक तरीके से और सदिश फलन के साथ दो तरीके से। यही संकारक ये इनके साथ तीन तरीकों से काम करेगा। नंबर एक, अदिश संकारक के साथ ये बनाएगा ग्रेडियंट, जो आपका ग्रेडियंट है वो अदिश के साथ बनेगा, और इनके साथ बनेगा डाइवर्जेंस और कर्ल। सदिश के साथ डाइवर्जेंस और कर्ल। तो सबसे पहले आएगा ग्रेडियंट। जब भी कोई अदिश फलन होता है, अदिश फलन डेल के साथ ग्रेडियंट बनाता है, और इसको ऐसे लिखते हैं, डेल एफ, डेल एफ, ग्रेडियंट एफ। फिर जो सदिश फलन होता है वो सदिश है, अब ये सदिश है वो भी सदिश है, दोनों सदिश है। अब दो चीजें सदिश हो तो फिर थोड़ा सा नियम चेंज हो जाते हैं। भाई एफ तो अदिश था, डेल सदिश था, तो एक सदिश था एक अदिश था, तो दोनों साथ में डायरेक्ट ही आ गए, कोई ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब एक सदिश हो दूसरा भी सदिश हो, तो फिर जब दोनों साथ में आएंगे तो डॉट और क्रॉस दो चीजें बीच में आएंगे, डॉट और क्रॉस। एक आएगा डॉट जिसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। अभी टेंशन मत लो, ये चीजें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समय दो। डेल डॉट एफ कर्ल डेल क्रॉस एफ, है ना, थोड़ा सा समय दो, चीजें सारी आराम से बढ़िया से हो जाएगी। तो अगर आपका फलन अदिश है तो वो ग्रेडियंट बनाएगा, अगर सदिश फलन है तो वो डाइवर्जेंस और कर्ल बनाएगा। फलन का प्रकार के आधार पे ये जो डेल है ये अलग अलग चीजें बनाता है। अदिश फलन के साथ ये ग्रेडियंट बनाता है, सदिश फलन के साथ ये डाइवर्जेंस या कर्ल बनाता है, सदिश के साथ ये दो बनाता है, अदिश के साथ ये बनाता है। तो एक क्वेश्चन तो बेसिक बन जाता है कि भाई ग्रेडियंट कब बनता है, जब आपका फलन जो है वो एक अदिश फलन हो। अगर आपका फलन एक स्केलर फंक्शन है तो ग्रेडियंट बनता है। अगर सदिश फलन है, अगर आपका फलन सदिश फलन है तो वो डाइवर्जेंस और कर्ल बनाता है। अदिश फलन ये नहीं बना सकता, सदिश फलन ये नहीं बना सकता, अदिश फलन ये नहीं बना सकता क्योंकि वो डॉट गुणा और क्रॉस गुणा नहीं कर सकता। सदिश फलन नॉर्मल गुणा नहीं कर सकता क्योंकि वो सदिश है, सदिश या तो डॉट करता है या क्रॉस करता है, तो उसके पास ये नहीं है। तो ये जो है वो ये नहीं कर सकता और ये जो है वो ये नहीं कर सकता। तो अदिश फलन हमेशा ग्रेडियंट बनाएगा, सदिश फलन डाइवर्जेंस और कर्ल बनाएगा। अगर बीच में डॉट है तो डाइवर्जेंस कहलाएगा, बीच में क्रॉस है तो फिर कर्ल कहलाएगा। ठीक है, ये तीन चीज होगी। पहले हम ग्रेडियंट को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर डाइवर्जेंस के ऊपर आएंगे और फिर कर्ल के ऊपर आएंगे। एक एक करके हम तीनों के ऊपर चलते जाएंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट के ऊपर आते हैं। नंबर एक, ग्रेडियंट या प्रवणता। ग्रेडियंट प्रवणता ये अदिश फलन पे होती है, ये अदिश फलन के ऊपर निकाली जाती है। अदिश फलन के लिए
केवल अदिश फलन के लिए, अदिश फलन के लिए ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन के लिए, दोबारा से इसको दोहरा लो और अभी एक एक दो सवाल करेंगे, सब परफेक्ट हो जाएगा। एक दो सवाल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दोबारा आते हैं। अदिश फलन में ग्रेडियंट आता है, सदिश फलन में डाइवर्जेंस और कर्ल आता है, सदिश फलन में डाइवर्जेंस और कर्ल आता है, अदिश फलन में ग्रेडियंट आता है। ठीक है, अब फिलहाल अदिश फलन ले रहे हैं तो ग्रेडियंट आएगा, अदिश फलन के साथ ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, तो अदिश फलन ले लो कोई एक एग्जांपल के लिए। मान लो f एक आपका अदिश फलन है x, y, z का, और फलन कैसे है, ऐसे है, x, y, z, ये आपका फलन है। अब आपको इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ग्रेड f, यूं लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल f। ये दोनों तरीके हैं लिखने का, ये दोनों तरीके हैं लिखने के। ठीक है, ग्रेडियंट f लिखिए या डेल f लिखिए। ये हो गया आपका डेल, ये हो गया आपका f। ठीक है, ये डेल की जगह लिख दिया, जो डेल है उसकी जगह आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये रख दिया, और f को बाहर छोड़ दिया। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने के बाद f अंदर आएगा, पहले x के साथ अवकलन होगा, f का अवकलन x के साथ होगा, ये f रहा, ये x के साथ अवकलन रहा, ये डेल f ओवर डेल x हो गया, प्लस j, दूसरा ब्रैकेट खोलो, इसको अंदर आने दो, ये हो गया डेल f ओवर डेल y, ये k, ये हो गया डेल f ओवर डेल z। ये बन गया आपका ग्रेडियंट f। तो ग्रेडियंट f में क्या होता है, ग्रेडियंट f में ये होता है कि जो आपका f है, जो आपका फलन है, उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो i कैप, j के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो j कैप, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो k कैप। इस तरीके से इसको एक एक अवकलन निकाल के i j k लिखकर जो बनता है उसी का नाम ग्रेडियंट होता है, उसी का नाम ग्रेडियंट होता है। दोबारा बोलता हूं मैं, आपका जो अदिश फलन है, क्योंकि ग्रेडियंट अदिश फलन के साथ निकलता है, ग्रेडियंट सदैव अदिश फलन के साथ निकलता है। तो कोई अदिश फलन लीजिए, उस अदिश फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करिए, y के सापेक्ष करिए, z के सापेक्ष करिए, और वो ले जाकर अपनी पर्टिकुलर जगह पे रख दीजिए। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन यहाँ रख दीजिए, y के सापेक्ष यहाँ रख दीजिए, z के सापेक्ष यहाँ रख दीजिए, तो i j k, ये आपका ग्रेडियंट f कहलाएगा। जैसे अभी मैं इसके मान निकाल के यहाँ लाता हूं, ये रहा आपका फंक्शन, इस फंक्शन का पहले मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं, डेल f ओवर डेल x, x के सापेक्ष करूंगा तो सिर्फ x के साथ करूंगा, y और z नियतांक रहेंगे, तो y और z बाहर आ गए, और अवकलन किया x का अवकलन हो गया 1, तो ये मेरा आ गया yz, ये मेरा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया। फिर दूसरा आप y के सापेक्ष करिए, जब आप y के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका xz आ जाएगा। फिर आप z के सापेक्ष करिए तो ये आपका xy आ गया, क्योंकि y के साथ y का 1 हो गया, z का 1 हो गया, तो ये आपका xz हो गया, ये आपका xy हो गया। अब बस गौर करो कि हमने किस समय पे किसका अवकलन किया है, जिसके सापेक्ष अवकलन लिखा है उसका उसी समय पे अवकलन किया, जिसको जिसके साथ अवकलन करना है उसी के साथ किया। इस केस में x के साथ करना था तो केवल y और z बाहर है, केवल x किया। इस समय y के सापेक्ष करना है तो x z y का अवकलन किया, इस समय z के सापेक्ष किया तो x y बाहर z का, तो हमने अवकलन उसी के सापेक्ष किया है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं। ठीक है, केवल उसी पे फोकस किया है, बाकियों को बाहर छोड़ दिया। अब ये जो मान आए हैं इनको लाके यहां रख दो, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना हुआ, मतलब वाई जेड हुआ, तो यहाँ वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई एक्स जेड जे कैप डेल एफ ओवर डेल जेड एक्स वाई के कैप
तो ये आपका आंसर आ गया, ये है आंसर। क्लियर है ये बात? तो आपको अवकलन करना है और उस अवकलन का मान निकाल के x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष निकाल के उस पर्टिकुलर जगह पे रख दो, ये आपका ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, f x y z बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस डेल एक्स। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मान लो कि डेल एफ, ग्रेडियंट एफ निकालो और ग्रेडियंट एफ भी इस बिंदु पे 1 1 1 पे निकालो। ग्रेडियंट एफ का मान 1 1 1 पे निकालो। एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, डेल एफ भी निकालो, मतलब ग्रेडियंट एफ भी निकालो और ग्रेडियंट एफ का मान 0.111 पे निकालो। मतलब जब आप ग्रेडियंट एफ निकालो उस समय एक्स का मान 1 रखना है, जब निकल जाए तो एक्स बराबर 1 रखना है, वाई बराबर 1 रखना है और जेड बराबर 1 रखना है। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 1। तो ग्रेडियंट एफ आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। अब इसका अवकलन करते हैं एक एक करके। पहले x के सापेक्ष, जब x के साथ करोगे तो ध्यान दो y बाहर, x का 1 प्लस इसमें y z बाहर, लेकिन कुछ है ही नहीं, x का कोई पद ही नहीं है तो 0, x का कोई पद ही नहीं है तो 0। देखो y z, x तो है ही नहीं तो 0 प्लस z बाहर, x का 1, तो आपका अवकलन आ गया y प्लस जेड, y प्लस जेड, ये y प्लस जेड आ गया। अब डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, x y का 1, z बाहर, y का 1, जेड एक्स में y है ही नहीं तो 0 हो गया, तो ये आ गया x प्लस जेड, ये आ गया आपका x प्लस जेड। तीसरा अवकलन z के साथ, डेल एफ ओवर डेल जेड, ये 0 प्लस, क्योंकि z नहीं है, अगले वाले में y बाहर, z का 1 प्लस x बाहर, z का 1, तो ये आ गया y प्लस एक्स। ये तीनों अवकलन हमने बारी बारी से x के साथ निकाल लिया, y के साथ निकाल लिया, z के साथ निकाल लिया। अब तीनों ले जाकर अपनी जगह पर इनके मान डाल दो। डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना, y प्लस जेड, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये y प्लस है। मान रखो, ठीक है, ये सारे मान, x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, y का मान 1, z का मान 1 प्लस j, x का मान 1, z का मान 1 प्लस k, y का मान 1, x का मान 1। तो ये आपका बन गया 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ये आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये है ग्रेडियंट। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई?
ग्रेडियंट समझ में आया या नहीं आया? ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया? तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो आपका अदिश फलन है, उसका आपको x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, तीनों के सापेक्ष अवकलन करने होते हैं और वो ले जाकर आपको उनकी जगह पे रखना होता है। फिर अगर वो कहे कि भैया ये बिंदु भी रख दो तो बिंदु रख दो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अगर कहे कि बिंदु रख दो तो वो बिंदु रख दो। बिंदु रखने का मतलब लास्ट में ये मान है आपके x बराबर 1, ये y का, y बराबर 1, ये z का, z बराबर 1, ये लास्ट में आपको ये मान वहां रखने हैं, तो ये मान लास्ट में रख दो, ये आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये है ग्रेडियंट। अब आते हैं दूसरे संकारक के ऊपर जिसका नाम है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे काम करता है? डाइवर्जेंस, जिसको आप अपसरण कहते हैं, डाइवर्जेंस या अपसरण। डाइवर्जेंस या अपसरण, अपसरण ऐसे काम करता है, इसको ऐसे लिखते हैं डेल डॉट एफ, क्योंकि इस बार आपका जो एफ होगा वो सदिश फलन होगा, इस बार आपका एफ सदिश फलन होगा, इस बार आपका एफ सदिश फलन होगा। डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के केस में अब आपका फलन सदिश फलन होगा, सिर्फ ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ अदिश फलन का निकलता है, ग्रेडियंट अदिश फलन का निकलता है। अब जो आप दोनों निकालने जा रहे हैं वो दोनों के दोनों सदिश फलनों के लिए निकलेंगे, और सदिश फलन में 3 घटक होते हैं, उसका आई घटक, उसका जे घटक, क्योंकि सदिश है तो सदिश तो बिना घटकों के नहीं बनता, तो सदिश के तो 3 घटक होंगे, उसका आई घटक मान लीजिए F1 है, उसका जे घटक जो भी है मान लो F2 है, उसका जो भी के घटक है वो मान लो F3 है। तो F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो यहां पे आ जाओ, डेल लिखो, डेल क्या है, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, डॉट आपका एफ है आपका F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये आपने दोनों के मान अपनी अपनी जगह पे रख दिए, डेल की जगह डेल रख दिया, एफ की जगह एफ रख दिया, डेल की जगह डेल और एफ की जगह एफ रख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, अब ये जो डॉट गुणा है, डॉट गुणा कैसे काम करती है, डॉट गुणा जो हमने सीखी है, डॉट गुणा इस तरीके से काम करती है, आई घटक से आई घटक गुणा होगा, तो यहाँ गुणा जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इधर तो अवकलन करने वाले लोग हैं, इधर अवकलन कराने वाले लोग हैं, इनका तो अवकलन होगा और ये अवकलन करेंगे, सारे अवकलन करने के लिए तो खड़े हैं ना। डेल ओवर डेल एक्स क्या कह रहा है, एक्स के साथ अवकलन करूंगा, डेल ओवर डेल वाई क्या कह रहा है, वाई के साथ करूंगा, डेल ओवर डेल जेड क्या कह रहा है, जेड के साथ करूंगा। तो इधर तो अवकलन करने वाले खड़े और इधर अवकलन करवाने वाले खड़े, तो डॉट गुणा क्या करेगा, जोड़ेगा कि कौन किसका अवकलन करने वाला है। और डॉट गुणा कैसे कनेक्ट करता है, आई से आई को, जे से जे को, के से के को। इसका मतलब आई का आई से होगा, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन F1 का होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन F1 का होगा, डेल F1 ओवर डेल एक्स, प्लस y का y करेगा, j से j मिलेगा तो F2 का y करेगा, प्लस फिर तीसरा लास्ट k का k करेगा, तो F3 का कौन करेगा, z करेगा। आई जे के कुछ नहीं आएगा क्योंकि डॉट गुणा में कुछ नहीं आता, डॉट गुणा में कुछ नहीं आता, डॉट गुणा में कुछ नहीं आता। जब आप डॉट गुणा कर देते हैं तो डॉट गुणा करने के बाद आपका सदिश चला जाता है, तो ये इसे कहते हैं हमारा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ जो आपका आई घटक है उसका एक्स के साथ अवकलन करो, प्लस जे का वाई के साथ अवकलन करो, प्लस के का जेड के सापेक्ष अवकलन करो, इन तीनों को जोड़ दो, यही आपका डाइवर्जेंस कहलाता है। दोबारा मैं बोलता हूं धीरे धीरे,
जो आपका आई घटक है, जो आपका सदिश फलन है, क्योंकि यहाँ पे सदिश फलन लगेंगे, डॉट गुना है ना, डॉट हो चाहे क्रॉस हो, डाइवर्जेंस हो चाहे कर लो, आपका सदिश फलन लगेगा। तो सदिश फलन लगेगा तो जो उसका आई घटक है, आई घटक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, जे घटक का वाई के सापेक्ष, के घटक का जेड के सापेक्ष, और तीनों निकाल के जोड़ दो, तीनों निकालकर जोड़ दो, इसी का नाम डाइवर्जेंस है, यही डाइवर्जेंस कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, चलो आ जाओ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। मान लो ये आपका कोई सदिश फलन है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड की कैप, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, वाई जेड जे कैप, एक्स वाई जेड के कैप, ठीक है। और हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डेल डॉट एफ निकालना है, हमें डेल डॉट एफ निकालना है, डेल डॉट एफ बोल दो, या फिर कई बार इसको डाइवर्जेंस करके लिखा जाता है, डी आई वी शॉर्ट फॉर्म में, अंदर उस फलन का नाम जिसके साथ आप ये निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस डाइव एफ, ठीक है, डाइवर्जेंस एफ, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें क्या होगा, ये आपका रहा आई घटक, आई घटक का अवकलन कौन करेगा, आई घटक का अवकलन करेगा एक्स, ये रहा आई घटक, और इसका अवकलन करेगा एक्स, या तो आप अवकलन करके सीधा लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिखते जाओ, अवकलन बाद में कर लेना, ताकि कौन किसके साथ होने वाला है वो साथ में लिखा जाए, प्लस वाई घटक का जे के साथ प्लस फिर जेड घटक का ठीक है। अब इसके बारे में बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो आराम से और बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, डाइवर्जेंस में, डाइवर्जेंस में किसी प्रकार की समस्या है, डाइवर्जेंस में किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करो।
ये एग्जांपल लीजिए और डाइवर्जेंस एफ निकालो, और सिर्फ निकालो ही मत, इस पॉइंट पर निकालो। लो, ये सवाल आप लोग ट्राई करके बताओ, ये सवाल ट्राई करके बताओ। ये निकालो, डाइवर्जेंस एफ निकालो, और किस पॉइंट पे निकालो, 1 2 3 पे निकालो। जिनको आता है वो कर लो, नहीं आता वो मेरे साथ आ जाना। शाबाश। ठीक है। तो हमें डाइवर्जेंस में क्या करना होता है, हमें डाइवर्जेंस में ये करना होता है कि ये जो घटक है इसका x के साथ करना होता है। तो जब इसका x के साथ करेंगे हम, x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष होगा, इस वाले का y के सापेक्ष होगा, विद रिस्पेक्ट टू y, तीसरे वाले का z के सापेक्ष होगा, विद रिस्पेक्ट टू z, और फिर जो तीनों से आएगा उसको हम जोड़ देंगे, तीनों से जो आएगा उसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यही होता है बस। ठीक है, तो निकालो और जोड़। x के सापेक्ष करोगे, y z आपका बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, तो ये आ गया 2x yz। फिर ये निकालो, इसके साथ निकालोगे y के सापेक्ष, तो y तो है ही नहीं, 0। फिर z के साथ निकालोगे, z के साथ तो 3x y बाहर, z स्क्वायर का हो गया 2z, ये हो गया 6x yz। बस ये तीनों आ गए, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 8xyz, 8xyz। तो ये डेल डॉट एफ आ गया आपका, ये तो अभी डेल डॉट एफ आया है, अब हम इसमें बिंदु भी रखेंगे। डेल डॉट एफ आ गया 8xyz। अब अगला काम है डेल डॉट एफ निकालने के बाद उस बिंदु को यहां रखना। वो बिंदु क्या है, 1 2 3, 1 2 3, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 3, तो ये हो गया 48। ये आंसर आ गया। तो ये हमारा दूसरा हो गया जिसको डाइवर्जेंस कहते हैं। यहां तक सब ठीक है। चलो इसके बाद अगले पे आते हैं। यहां तक दोनों समझ में आ गए, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट और आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है हमारा कर्ल। तीसरा कुंतल या कर्ल। कर्ल ये क्रॉस होता है, क्रॉस
डेल क्रॉस एफ। जैसे डॉट गुणा में डॉट गुणा बता रहा था कि कौन किसकी अवकलन करेगा, कौन किसका अवकलन करेगा, यहां पर क्रॉस गुणा बताएगा क्योंकि डेल तो अवकलन करता है, एफ अवकलन करवाता है, तो कौन किसका अवकलन करेगा। डॉट गुणा में तो क्या था, डॉट था, तो आई से आई का, जे से जे का, के से के का, सिंपल फंडा था एकदम। यहाँ पे क्रॉस गुणा है तो क्रॉस गुणा बताएगी, और क्रॉस गुणा हम कैसे करते हैं, सारणिक बना के क्रॉस गुणा करते हैं हम, सारणिक बना के। तो बस यहां पर हमारा काम सारणिक से होगा। सारणिक बताएगी कि कौन किसका अवकलन करेगा, आई जे के, फिर डेल आएगा, डेल यानी डेल के टुकड़े, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फिर आएगा आपका फलन, आपके फलन के टुकड़े f1 f2 f3। अब आपको क्रॉस गुणा बताएगी कि कौन किसका अवकलन करेगा, कौन किसका अवकलन करेगा। तो ये ऐसे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। f3 का अवकलन होगा y के सापेक्ष, f3 का y के सापेक्ष माइनस f2 का z के सापेक्ष। तो अब देखो क्रॉस गुणा आपको सारणिक बता रही है कि कौन किसके साथ होगा और कौन से घटक के साथ आएगा। फिर अगला माइनस जे, इसे छोड़ दो, f3 का x के साथ माइनस f3 का x के साथ f1 का z के साथ, प्लस k कैप f2 का x के साथ माइनस f1 का इस तरीके से ये आपका पार्ट होगा। क्लियर है ये, इस तरीके से तय होगा कि कौन किसका अवकलन करेगा सारणिक की सहायता से, क्योंकि जो क्रॉस गुणा होती है वो हम सारणिक से ही करते हैं। सारणिक हमें बताती है कि कौन किससे गुणा होगा, तो यहाँ पे सारणिक ही हमें बताएगी कि कौन किसका अवकलन करेगा और कौन कहाँ आएगा, कौन किसका अवकलन करेगा और वो कहाँ आएगा। जैसे हम सारणिक को खोलते हैं प्लस माइनस प्लस करके, उस तरीके से आप खोलोगे। हाँ, यहाँ पे गुणा करने के बजाय आप अवकलन करोगे, यहाँ गुणा करने के बजाय आप अवकलन करोगे कि भाई इसका अवकलन ये करेगा माइनस इसका अवकलन ये करेगा, फिर जे कैप इसका ये करेगा, इसका ये करेगा। क्रॉस गुणा के हिसाब से डिसाइड होता जाएगा कि कौन किसका अवकलन करने वाला है और ये बन जाएगा। आ जाओ एक सवाल करवा देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगी कैसे काम हो रहा है। मान लो ये आपका f एक सदिश फलन है, वो है एक्स वाई आई कैप वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, और आपको इसका कर्ल निकालना है, आपको इसका कर्ल निकालना है। डेल क्रॉस एफ, आई जे के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फिर आपका ये जो वेक्टर है इसे आप लिखो। अब आपका वेक्टर ले लो एक्स वाई, फिर आपका वेक्टर वाई जेड, फिर आपका वेक्टर जेड एक्स। ये तीनों बारी बारी से ले लिए, ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आई वाला लेंगे, ये इसका अवकलन करेगा,
ये इसका अवकलन करेगा, यानी y के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। इसमें तो कहीं y है ही नहीं, तो इसका अवकलन कितना हो गया? 0। इसका अवकलन किया y के सापेक्ष, y कहीं था ही नहीं तो 0 हो गया, माइनस। इसका अवकलन z करेगा, इसका अवकलन z करेगा तो y बाहर आ जाएगा, z का 1 हो जाएगा, यानी y आ गया, ये y आ गया। फिर अगला ये हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर अगले पे आ जाओ, सेकंड, ये वाला इसका अवकलन करेगा। अब ये ना जे को छोड़ दो, अब इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये इसका अवकलन करेगा। अगर ये इसका अवकलन करेगा तो z बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, z बाहर, x का 1, माइनस ये इसका करेगा, इसमें z है ही नहीं, ये तो xy है, z है नहीं, तो ये 0 हो गया, प्लस k कैप, प्लस k कैप, तीसरे वाला, अब इसे छोड़ दो, अब ये शुरू होगा, इसका x के साथ होगा, इसमें तो कहीं x है ही नहीं, इसमें कहीं x नहीं है तो 0, माइनस, फिर ये इसका y के सापेक्ष होगा, इसका y के सापेक्ष होगा तो x बाहर, y का 1, ये आ गया। अब ये आपका बन गया माइनस वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप माइनस एक्स के कैप, ये आंसर आ गया। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। अभी हम इस पे काफी सवाल करेंगे, ये तो आज तो एक एक चीज बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे इनको निकाला जाता है, फिर थोड़े सवाल करेंगे, वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं जिन लोगों ने पहले कभी भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जो जानते ही नहीं कि डेल क्या होता है, पहली बार आज देख रहे हैं यहाँ पे कि डेल, अच्छा ये डेल होता है। तो जो आज पहली बार डेल देख रहा है वो ये पहली बार ये उम्मीद कर रहा है कि बस आज ही क्लास में मैं धुरंधर बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। जिसने आज बैट बॉल देखा है वो आज ही सचिन बन जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो चीजें टाइम लेंगी, है ना। आज आपने डेल देखा है तो आज आप इस बात की आतिशबाजी कर सकते हैं कि आज आपने डेल देखा, ओ वाओ डेल देखा, डेल तो बहुत सुंदर है, तो आप इस तरह की खुशियां मना सकते हैं। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आती है ना। डेल देखा तो ही खुशी मनाइए, अगर आपको ग्रेडियंट पकड़ में आ गया इस बात के भी आप पार्टी दे सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक साथ नहीं कि एक साथ पहली बार देख रहे हो और पहली बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपका पीछे का ज्ञान कितना है और आपने इसे पिछली बार कितनी बार पढ़ा हुआ है, तो उससे आधार पे फिर आगे की चीज ऐड होती है ना। 4 के बाद 5 ही आता है, लेकिन 1 के बाद 5 नहीं आएगा, 1 के बाद पहले 2 आएगा, 2 के बाद फिर 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। अब आप कहोगे सर उसके तो 5 आया, तो उसके 5 तब आया क्योंकि उसके पहले 4 आया हुआ था, 4 पहले से ही था इसलिए 5 आया। आप 1 पे थे तो आपके लिए 2 आएगा, और जो 0 पे है उसके लिए पहले 1 आएगा। तो वही चीज है, तो पहले समझिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और इसलिए और जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर है, तो परीक्षा जल्दी है तो फिर सर बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए, फटाफट आ जाना चाहिए। तो ऐसे होने लग जाता तो 10-10 साल पढ़ाते ही नहीं, परीक्षा के 1 महीने पहले पढ़ाते, सब कुछ समझ में आ जाता, बच्चा परीक्षा देता, पास हो जाता। तो ये बेवकूफिया है, तो फालतू बातें छोड़िए, फोकस करिए समझने के ऊपर। नहीं समझ में आया दोबारा रिवीजन करिए, दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। मतलब हमारे पास टाइम नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास टाइम है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें तो अपना टाइम लेंगी ही लेंगी। अब आपके पास 10 साल नहीं है पेड़ लगाने के लिए, तो पेड़ तो 10 साल लेगा। अब आप ये कहोगे नहीं मेरे पास तो 10 दिन ही है, फटाफट लग जा, तो वो नहीं लगेगा, वो तो अपना टाइम लेगा, सो लेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चीजें समझने में समय लेती है तो सो लेती है, वो लेंगी ही लेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्ल। आ जाओ अब तीनों चीजों को हम एक साथ लेते हैं और तीनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या तीनों में क्या क्या अंतर आता है। तो सबसे पहला हमारा आया था ग्रेडियंट, दूसरा हमारा आया था डाइवर्जेंस, तीसरा हमारा आया था कर्ल। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है कि भैया इनमें डॉट है, इसमें क्रॉस है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक डिफरेंस तो अपने आप में पहले यही हो गया कि भैया वहां यहाँ डॉट है, वहां क्रॉस है और वहां कुछ नहीं है, वहां सीधा है, वो सीधा है, ये डॉट है, ये क्रॉस है। तो एक डिफरेंस तो अपने आप में ये हो गया। दूसरा डिफरेंस वो अदिश है, वहां पे एफ अदिश है, यहाँ एफ सदिश है, यहाँ सदिश है।
पहले तो आप अदिश सदिश में बांटो तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि अदिश फलन, ग्रेडियंट में अदिश फलन काम आते हैं और डॉट में और क्रॉस में, डाइवर्जेंस और कर्ल में सदिश फलन काम आते हैं। तो एक डिफरेंस तो यहाँ खत्म ही हो गया। अब वो अदिशों के लिए और ये सदिशों के लिए तो रात दिन का अंतर हो गया। जो इनके लिए है वो इन्हीं पे काम करेगा और जो इनके लिए वो इन पे काम करेगा। अब कोई भी अदिश फलन ये नहीं निकाल सकता, कोई भी अदिश फलन ये दो नहीं निकाल सकता और कोई भी सदिश फलन वो नहीं निकाल सकता। तो वो अदिश के लिए बुकिंग है, ये सदिशों के लिए बुक है और इनमें भी ये दो है, ये डॉट करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, तो अपने आप में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद में कईयों के रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे, जब आप डाइवर्जेंस, इन केस में अगर हम देखें कि जब हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है एफ अदिश था, एफ अदिश था, लेकिन ग्रेडियंट निकालने के बाद ये सदिश बन गया, बन जाता है, ये सदिश बन जाता है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर एफ सदिश था, लेकिन डाइवर्जेंस निकालने के बाद, डाइवर्जेंस निकालने के बाद सदिश खत्म हो गया, अदिश बन गया। एक बार डाइवर्जेंस निकलने के बाद सदिश बचता ही नहीं है, अदिश बन जाता है। ये सदिश है, अदिश सदिश, सदिश अदिश, सदिश सदिश। तो एक डिफरेंस ये है, वो फलन अदिश होता है लेकिन लास्ट में जो उत्तर आता है वो सदिश होता है। इसमें डाइवर्जेंस में आप सदिश लेते हैं, उत्तर अदिश आता है। यहाँ पर आप सदिश लेते हैं, उत्तर सदिश आता है। हाँ, तरीका तीनों का अपना अपना है, अपने अपने तरीके से चीजें सॉल्व करते हैं। ये आपके एफ का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के, क्योंकि यहाँ कोई घटक तो होते ही नहीं है, यहाँ कोई घटक तो होते ही नहीं, पूरा फलन एक साथ जाएगा। कोई सदिश तो है नहीं जो घटक होंगे, यहाँ तो घटक का कोई झंझट ही नहीं है, यहाँ तो पूरा फलन एक साथ जाएगा, है ना। सदिश होते तो तीन घटक होते, तो यहाँ तीन घटकों वाला कोई विज्ञान नहीं है, पूरा फलन एकदम साबित एक साथ पूरा जाएगा। और आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई, पूरे एफ का एक्स के सापेक्ष, पूरे एफ का वाई के सापेक्ष और पूरे एफ का जेड के सापेक्ष, ये कहलाता है हमारा डेल एफ। इस केस में घटक होते हैं और घटकों का अवकलन होगा, घटकों का पहले F1 घटक मतलब I वाले घटक का x के साथ प्लस J वाले घटक का y के साथ प्लस K वाले घटक का z के साथ। तो अपने अपने घटक का अपना अपना अवकलन होता है, x के साथ, y के साथ और z के साथ। यहाँ पे आपको सारणिक बताती है कि कौन किसका अवकलन करेगा और कौन कहाँ आएगा। चलो, ये आपका सदिश अदिश सदिश। तो इस तरीके से ये तीनों काम करते हैं और तीनों अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ये रहे अवकल संकारक। अब इन पे कल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और इनको बेहतर करेंगे। फिर एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, एक बार दोहरा लेना, जिससे चीजें समझ में आ जाए और कल सवालों के साथ जुड़कर इनको और अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, चांसेस है कि एक सवाल अवकल संकारकों से पूछा जाता है, तो एक सवाल इसमें बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों